नमस्कार, चुनावी पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। नमस्कार, मैं हूं भारत शर्मा। जी भारत जी, आज 5 राज्यों का चुनावी पर्व समाप्त हो गया है। अब बस इंतजार है 11 तारीख का, जब रिजल्ट आएगा कि जनता ने किसे पास किया है और कौन हुए हैं फेल। उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में मतदान हुए, वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 1 चरण का मतदान हुआ, जबकि उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के को 2 हिस्से में मतदान से गुजरना पड़ा। मतदाताओं का सबसे ज्यादा रुझान मणिपुर में देखने को मिला है और दूसरी तरफ गोवा में भी देखने को मिला था, जहां 85% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अब बहुत मजेदार तथ्य है भारत जी की ये दोनों छोटे राज्य हैं और दोनों छोटे राज्यों में जहां मणिपुर सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य है और गोवा दक्षिण पश्चिमी राज्य है, इन दोनों राज्यों में 85% टर्नआउट, ये अपने आप में क्या मानेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की, हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर तो पहले से भी आप हम पूरे अगर जितने भी स्टेट हैं, चाहे आप त्रिपुरा की बात करिए, मणिपुर की बात करिए, इवन जब असम में इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर भी वोट का शेयर बहुत ज़्यादा था। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत, मतलब जितना हम उत्तर भारत को अगर छोड़ दें तो उत्तर बाकी जो हिस्से हैं वहाँ पर लोगों में अपने अधिकारों के प्रति और नियम कानूनों के प्रति जागरूकता आपको अधिक नज़र आएगी। इसीलिए मणिपुर जैसा, या गुजरात की हम जो बात कर रहे हैं, वहाँ गोवा की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोग बिल्कुल काफ़ी बड़ी संख्या में, एक तो यहाँ पर क्या है, विधानसभा के क्षेत्र बहुत छोटे छोटे हैं जी। दूसरे यह है कि लोगों को लगता है कि नहीं, हमको अपना उनमें एक लोकतंत्र के प्रति भरोसा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी उत्तर भारत में जिस तरीके के लोग हैं, या एक जो निराशा का माहौल है पॉलिटिक्स को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं लोग मतदान के लिए कम निकलते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, वो मुझे जो लगता है, वो ये भी लगता है कि अगर हम उत्तर भारत में भी देखें तो जो गरीब तबका है, जो मजदूर वर्ग है या किसान है या छोटी जाति के जो लोग हैं, वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकलते हैं। जो मध्यम वर्ग है या जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है वोट डालने वालों की। आखिर ऐसा क्यों होता है भारत जी? क्योंकि लगातार हम उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश में जहां शुरुआत में जिस प्रकार देखने को मिला कि हाँ मतदाता बाहर निकल के आए पहले चरण में, दूसरे चरण में, लेकिन धीरे धीरे वो प्रतिशत जो है चौथे और पांचवें चरण में बिल्कुल ही कम हो गया, छठवें चरण में कम हो गया। आज 7वां चरण और जो आखिरी चरण था वहाँ पर लगभग 60% मतदान की बात कही जा रही है, लेकिन 57% मात्र मतदान होना छठवें चरण में और 57% के लगभग मतदान होना 5वें चरण में। ये क्या दर्शाता है? ये असल में आप इसमें अगर देखेंगे ना, तो मतलब वोट, हम अगर पहले और दूसरे चरण की भी जो हम ये कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग है, असल में वो बम्पर वोटिंग नहीं थी। जो डिफरेंस है वो मैंने पूरा जो आंकड़े देखे थे, करीब 2% का बढ़ोतरी हुई है। हाँ नहीं, वो 2% की बढ़ोतरी है। उससे पिछले साल 62% था, वो 64% हुआ। तो अभी जो अब छठवें चरण में जो बात कर रहे हैं, उसमें भी लगभग 1 से 1.5% वोट की बढ़ोतरी हुई है वोटिंग का। तो ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। अब चूंकि पिछले इलेक्शन में उन इलाकों में वोटिंग पहले से ही कम थी, तो इसलिए हमको ये लग रहा है कि गिरावट है। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर ऐसी ही होती है। और मतलब पूरा हम हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें, बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो कोई वहाँ पर भी इस बार कहा कि जरूर गया था कि काफ़ी बड़ी संख्या में वोट निकल कर आया था। दूसरा, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, वो मुझे लगता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो वोटिंग बहुत तेज़ी के साथ लोग एकदम निकल के आते हैं। जैसे जब मोदी जी लोकसभा इलेक्शन जब लड़ रहे थे और कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, तो उस समय काफ़ी लोग निकल कर आए थे, खासकर मतलब ये कहा जाता है कि जब आपको सरकार बदलना है तो जनता निकल कर बाहर आती बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर मतदान करती है और सरकार पलट देती है, बदल बिल्कुल, देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस बार अगर तो क्या ये माने हम कि सरकार नहीं बदल रही है, जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हम देखिए, मुझे तो लेकिन गोवा और मणिपुर की बात करें, मणिपुर में जैसा हुआ है, मणिपुर पे थोड़ा मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि मणिपुर इरोम शर्मिला इस बार पहली बार आई हैं, जो आप देख लीजिए कि पिछले दिनों लगातार अनशन पर थीं और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 16 साल लगभग जो अनशन पर रहीं, और उसके बाद जो स्थिति आई है और आज वो मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के सामने खड़ी हैं। देखिए, दोनों आमने सामने हैं। क्या, कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल राजीव जी, इसमें असल में निश्चित तौर पर इरोम इस तरीके के चमत्कार कर सकती थी जिस तरीके का चमत्कार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया। वो बहुत छोटा सा स्टेट है और वहाँ पर अपने लोगों की अपनी समस्याएं। इबोबी सिंह ने एक जो बड़ी गलती की थी वो ये की थी, उन्होंने जो लैंड रिफॉर्म किया उसको लेकर आज भी जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर 8 आदिवासी पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे, आज तक उनका फ्यूनरल नहीं हुआ है, उनकी डेड बॉडी आज भी रखी हुई है और उसको लेकर वहाँ के लोगों में बड़ी भारी नाराज़गी है। लेकिन इबोबी, इसमें इरोम ने जिस तरीके से अपना आंदोलन को विड्रॉ किया बिना किसी कारण के, उसके बाद उन्होंने शादी की
उसके बाद हालांकि शादी को लेकर उतना ज़्यादा लोगों में नाराज़गी नहीं है, लेकिन जैसे वो पॉलिटिक्स में आने की जो उन्होंने बात की उसको लेकर लोग थोड़े से नाराज हैं। मुझे लगता है कि अगर वो आंदोलनरत लेकिन अगर इरोम को लगता है कि वो पॉलिटिक्स में आकर के जो जिस कारण वो उतने दिनों तक अनशन पर थी और उसको अगर वो पॉलिटिक्स में आती हैं और अगर वो सत्ता में आती हैं तो जो प्रॉब्लम है जो वो चाहती थी कि सॉल्व हो, नगा प्रॉब्लम को सॉल्व करना अगर वो चाहती हैं तो वो कर पाएंगी शायद अच्छे से। नहीं, वो बिल्कुल, मैं उनके पॉलिटिक्स में आने का मतलब उसमें पॉलिटिक्स में आए इस बात, लेकिन जनता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनता आखिर क्यों उनके खिलाफ जा रही है? उनके असल में जनता की अकेले की बात नहीं है, जो उनके जो निकट के लोग थे वो इस बात से नाराज थे। उनको लगता था कि, और मुझे मतलब कोई भी एक व्यक्ति अगर इस बात को उस तरीके से देखे तो उसे लगेगा कि अगर वो अनशनरत रहते हुए अगर इलेक्शन के मोड में जाती और उसके बाद वो एक जैसे तमाम जो तीसरा मोर्चा एक वहाँ पर बना है जिसमें आम आदमी पार्टी है, कुछ सोशलिस्ट ग्रुप हैं, जनता दल सेकुलर, कुछ लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाया। अब इरोम केवल 3 सीटों पे लड़ रही हैं तो वो एक कोई चुनौती तो पेश नहीं कर पा रही हैं, है ना। इसलिए ये कहना कि आमतौर पर होता यह है कि वोटर उस समय आपके साथ टूट के ज़्यादा आता है जब उनको लगता है कि नहीं अब हम इसको हराकर इसको हम अपना कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके साथ कार्यकर्ताओं की अपार कमी है। जैसा कि अगर वो पहले अपने समर्थकों को साथ में लेती हैं और उसके साथ उसके बाद उनसे राय विचार करके, रायशुमारी करके अगर वो आती चुनाव लड़ने के लिए तो शायद उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होती। उसमें असल में लोगों का ये भी कहना है जो उनके अपने समर्थक हैं कि उन्होंने उनको भरोसे में नहीं लिया ये इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले, इसलिए एक नाराजगी हुई। ये बात सही है कि वहाँ का बहुत सारा ऐसा यूथ है जिसने उनको घेर लिया और उस समय मुझे ये मेरी जानकारी जो है उसके हिसाब से लेफ्ट ने, जनता दल सेकुलर ने और इवन अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे अप्रोच करने की कोशिश की कि एक फ्रंट वहाँ पर एक नया बनाया जाए और उसमें इरोम को लीडरशिप देने की जो बात थी। लेकिन उनकी जो टीम थी, जो यूथ है, उनका इतना पॉलिटिकल समझ नहीं है और उन्होंने किसी भी बड़े लीडर को इरोम से नहीं मिलने दिया उस समय। तो एक जो मोर्चा वहाँ पे बन सकता था जिसमें इरोम को लीडर घोषित किया जाता और उसके बाद फिर एक कैंपेन होता तो शायद उसका कुछ बेहतर रिजल्ट निकल पाता। अब मुझे नहीं पता अभी की तारीख में कि इरोम जिन 3 सीटों पे लड़ रही हैं उन 3 सीटों पे इस तीसरे मोर्चे ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया कि नहीं किया, लेकिन कोई बहुत बड़ा उस तरीके से चुनौती देने की स्थिति में इरोम अभी नहीं है, लेकिन ये हो सकती थी, ये बात बिल्कुल सच है। भारत जी, मणिपुर में कुल 60 सीटों पर मतदान हुआ है, संपन्न जो हुए मतदान। और मैं आपको और भी दूसरी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें 403 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए है, 117 सीटें जो हैं वो पंजाब के लिए है और 70 सीटें गोवा और उत्तराखंड के लिए हैं। तो नहीं, गोवा के लिए 40 हैं और उत्तराखंड के लिए 70 हैं। तो ये कुल मिलाकर के 690 सीटें हैं जहां पे लगभग 7190 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 7190 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 11 तारीख को होना है, जिसमें आज आखिरी चरण का मतदान जो उत्तर प्रदेश और मणिपुर में होना था वो संपन्न हुआ है। भारत जी, मैं आना चाहूँगा पंजाब, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा नहीं की। पंजाब की चर्चा करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पंजाब में 117 सीटों में से पहले वहाँ पे अकाली और भाजपा का गठबंधन था और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है रूलिंग पार्टी के साथ में। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि टर्न आउट देखिए, मतदाता वहाँ 75% बाहर निकल के आए और मतदान किया है। मैं अभी जैसे वही आपसे कह रहा था ना कि जब मतदाता एकदम जब निकल के आता है तो वो निश्चित तौर पर सत्ता को बदलने के लिए ही निकलता है। ऐसा अभी तक आमतौर पर लोगों की मान्यता है, या जो हम लोग देखते भी आए हैं इलेक्शन के जो ट्रेंड वो इसी तरीके से होते हैं कि जब मतदाता जब टूट के बाहर निकल रहा होता है तो सरकार को बदलने के लिए निकल रहा होता है। उत्तराखंड में जो आप कह रहे हैं, वो पंजाब की जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ पे अभी की जो स्थिति और जो ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं जिस तरीके से, उसके हिसाब से गठबंधन तीसरे नंबर पर जा रहा है और वहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि और वहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री और एक जो भावी मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, दोनों आमने सामने हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। हम चलें उत्तराखंड की ओर, तो उत्तराखंड में भी एक ज़बरदस्त चुनाव, मतलब हरीश रावत जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर पूरा कांग्रेस ये चुनाव उत्तराखंड में हरीश रावत के ऊपर छोड़ दी थी। आप देखें तो उत्तराखंड में कांग्रेस ज़्यादा ध्यान नहीं दी।
और सभाएं भी राहुल गांधी की काफ़ी कम हुई, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन हरीश रावत को ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत 70 सीटों में से लगभग 50 सीटों पे लड़े हैं। इस ढंग से लड़े हैं से कहने का अर्थ ये है कि वो 50 सीटों पे बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ, फोकस के साथ कि अगर आपको सरकार बनाना है तो 70 में से आपको 36 सीटें चाहिए और 36 में से 50 पे आप लड़ते हैं। उनका गणित दूसरा है। उनका गणित ये है कि अगर आप 36 ले आते हैं, 50 लड़ते हैं और 36-37 ले आते हैं तो आपकी सरकार बन जाएगी। वहां पे आपको याद होगा कि पिछले दिनों बागियों की संख्या 12 से 15 हो गई और जितने बागी हैं जो भाजपा में गए और सरकार जो उथल पुथल की स्थिति वहां थी, उसके बाद वो सारे बागी आज भाजपा में हैं और सब लड़ रहे हैं, सबके पास। और भाजपा में यहाँ तक कहा जाता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री को छोड़ के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब भाजपा के खेमे से खड़े हुए थे इस समय, है ना। और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम भी कर रहा है। हालांकि ये बात सच है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें उत्तराखंड से हैं, क्योंकि सीटें कम हैं और उसको लगता है कि हरीश रावत के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी है उसका सीधा, क्योंकि वहाँ पे दो ध्रुवी लड़ाई है, कांग्रेस वर्सेस भाजपा। लेकिन वहाँ पे भी जो पहले बात हुई थी कि 64-65% मतदान हुआ है, लेकिन वो बाद में बात ये आई कि 3% और भी कम हो गया है। कुछ जिलों से जो खबर आई थी पहले, जो सूचना गई थी कि हाँ इतने % मतदान हुए, वो सूचना गलत थी। ये भी वहाँ काफ़ी चुनाव आयोग ने इसके लिए भी छानबीन की तो ये पता चला है कि 3% और कम हो गया, मतलब लगभग 62% के लगभग वहाँ पे मतदान हुए हैं। इसका मतलब ये है, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर 70% लोग निकल के नहीं आए तो वहाँ लोग, वहाँ की जनता जो है वो वहाँ चेंज नहीं चाहती। बिल्कुल, मैं भी आपसे वही बात कर रहा था कि होता यह है कि जहाँ पर सीधी दो पार्टियों के ऊपर के बीच में मुकाबला होता है, तो अगर जो एक सत्ता में है तो उसके खिलाफ अभी जो ट्रेंड जो इस देश में चल रहा है सत्ता को बदलने का, हालांकि कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को हम छोड़ दें या गुजरात को, जहाँ पे लंबे समय से बीजेपी सत्ता में बैठी है, तो आमतौर पर जहाँ पे दो पार्टियों की फाइट है और दोनों पार्टियां अगर ताकत के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो फिर वो सत्ता बदलती जाती है। तो बीजेपी को एक ये उम्मीद है। लेकिन बीजेपी के साथ जो कुछ चीज़ें ड्रॉप हैं वो ये है कि उसने तमाम बागियों को अपने साथ ले लिया है, तो उसका अपना जो कार्यकर्ता है वो उपेक्षित महसूस कर रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा यह है कि जो लीडर्स आए हैं, वैसे कांग्रेस के नेताओं का अपना एक खास ट्रेंड ये होता है कि वो उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं, वो कार्यकर्ता पार्टी के नहीं होते हैं, कार्यकर्ता उस नेता के होते हैं। अगर नेता आता है तो कार्यकर्ता भी शिफ्ट करते हैं। तो अगर जो कार्यकर्ता जो कांग्रेसी हैं वो, ये तो लगभग हर जगह है भारत जी, हर जगह कांग्रेस, क्योंकि लेकिन ये कांग्रेस में है, ये बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी के अंदर नहीं है। ये केवल कांग्रेस के अंदर है कि जो नेता होता है उसकी अपनी टीम होती है, अपने कार्यकर्ता होते हैं और उसी के दम पे वो लोग जीत रहे होते हैं। तो अब यही देखना है कि ये कितने लोग जो आए हैं इनका क्या बन के निकलता है और कितनी सीट जीत पाते हैं। हालांकि उम्मीदें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि भाजपा उत्तराखंड से ही कर रही है, इतना उत्तर प्रदेश से भी उसको उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि इतना उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं है, तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा, हालांकि सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, 403 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री ने सभाएं की तो उत्तर प्रदेश में की है। और उत्तर प्रदेश को ऐसे माने तो प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा को के लिए, प्रतिष्ठा को दांव पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने वहाँ पे 3 दिन तक, जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर वो बनारस अपने संसदीय क्षेत्र में जा करके और डटे रहे और गांव-गांव, मोहल्ले घूम करके अगर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मुसलमान जो हैं वो बीएसपी से हैं। तो आप कैसा देखते हैं? एक तरफ जो है बीएसपी जिनका एक कैडर है दलितों का, और दूसरा बीजेपी है जिनका कैडर हिंदुओं का है। हिंदू मतलब वो कभी जाति की बात नहीं करते, वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने ब्राह्मणों को भी पर्याप्त वोट दिया। अगर जातिगत आधार पे आप देखेंगे तो ब्राह्मण 13% है वहाँ पर, ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है। और कांग्रेस का जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी तो उसका पूरा जो फोकस था वो ब्राह्मणों के ऊपर ही था। इसलिए राज बब्बर को लाया गया, या शीला दीक्षित को उन्होंने सीएम कैंडिडेट घोषित किया था, या प्रमोद नहीं, खत्री हैं और बहुत सारे लोग उनको हालांकि शीला दीक्षित को भी खत्री माना जाए, मतलब वो भी खत्री हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका जो पूरा जो, शीला दीक्षित तो खैर शादी के बाद दीक्षित है, नहीं वो ठीक है, लेकिन अब असल में होता यह है कि लोकल का जो ब्राह्मण है वो किस तरीके से लोगों को देख रहा होता है। भाई अगर सोनिया गांधी को शादी के बाद भी आप विदेशी मानेंगे तो भाई ब्राह्मणों को भी हक है कि उनको खत्री माने, बिल्कुल। लेकिन वो तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है भारत जी। मजेदार तथ्य ये है कि प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, ये ऐसा कह सकते हैं हम, और वो क्या गुल खिलाते हैं अगले 11 तारीख को ये देखने योग्य होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है भाजपा को, अगर मैं कहूँ या आप जैसी बात कह रहे थे, तो वो उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ दांव पे है। और अगर
कहा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश से ही हम दिल्ली तक का रास्ता नापते हैं और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री दिल्ली तक आए हैं, और अगर उत्तर प्रदेश आ जाता है उनके हाथ में तो आने वाला पल जो होगा, अगला समय जो होगा, वो कुछ खास होगा भाजपा के लिए। इसमें मुझे एक और चीज़ लगता है कि लोकसभा चुनाव में असल में उत्तर प्रदेश वालों ने इतना ज़्यादा दे दिया मोदी जी को कि मोदी जी पे वो संभल नहीं रहा, तो उनको लग रहा है कि अब फिर से इतना मिलेगा। अगर लोकसभा इलेक्शन देखें तो ये 350 सीटों पे इन्होंने लीड किया था। अगर 42% वोट अगर इनको मिलता है तो मुझे लगता है मोदी जी को इतना पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर गिरावट होती है, मतलब मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक आंकड़ा, लेकिन ये भी कह सकते हैं भारत जी, इसको दूसरे ढंग से देखें, इसको मैं दूसरे ढंग से अगर देखने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है कि उनको ये भी तो लग सकता है कि हाँ, चूंकि ये राज्य मेरा है, इस राज्य ने हमको 71 सीटें बीजेपी के नाम पे और 2 सीटें दूसरी पार्टी जो आई है साथ में, अपना दल उनकी, तो 73 सीटें आज उनके पास है। और इतने लोग अगर बीजेपी के साथ हैं, 42% मतदान उनके पक्ष में गया था उस समय, तो अगर है थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए तो आज वारे न्यारे 300 प्लस सीटें आएंगी। हाँ, तो वही असल में सवाल वही है ना, 300 प्लस सीटें इनकी आ जाती हैं अगर। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो मेरी अपनी समझ है उसमें यह है कि अखिलेश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन मोदी जी के खिलाफ है ना, खासकर नोटबंदी या तमाम सारी। क्यों अखिलेश 5 साल, मोदी जी 3 साल, कैसे है? नहीं, अखिलेश 5 साल के बाद भी उसके ऊपर इस तरीके को देखिए, इनका यह है कि सबसे बड़ा तो नोटबंदी जो इशू है वो आज तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया। अभी परसों जब मैं बरसाने में था, 8 लाख वहाँ पे शरणार्थी आया और एक भी एटीएम में पैसा नहीं था। आप ये कह रहे हैं आपने 50, लेकिन जो शरणार्थी आए भारत जी, वो तो बाहर से आए होंगे ना, जो मतदाता तो नहीं होंगे ना। और आप देखिए, जैसी बात होती थी नोटबंदी के असर के बारे में, जहां तक मैंने भी बातें की, आप भी जानते हैं और जनता जानती है, नोटबंदी को विपक्ष इस चुनाव में मुद्दा नहीं बना पाया। अगर मुद्दा बना पाते, कोशिश जरूर इन लोगों ने की, लेकिन ये सच है कि नोटबंदी एक मुद्दा नहीं बन पाया। इसलिए नोटबंदी क्यों तो ना कहें, लेकिन पर्सनल जैसा नुकसान हुआ है, जो बात कह रहे हैं, मेरी अगर बेटी की अगर शादी नहीं हो पाई नोटबंदी की वजह से, या अगर मुझे फसल में नुकसान हो गया, तो मेरे लिए तो मुद्दा है ना। बिल्कुल पर्सनल मुद्दा, लेकिन वो कितना इफेक्ट डालता है चुनाव पे, मुझे लगता है कि इसमें एक चीज जरूर है, जो संभावना जो मुझे लगती है कि मायावती ने जरूर पहले दिन से इस पे जिस तरीके का स्टैंड लिया, तो हो सकता है कि एंटी जो मतलब नोटबंदी से जो सीधे प्रभावित हुए हों लोग, और जो बीजेपी से नाराज हैं, अगर वो वोट शिफ्ट करता है। देखिए, मुझको लगता है कि कई सारी चीजें हैं, न सिर्फ नोटबंदी, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, ये तमाम चीजें जो हैं, आप याद कीजिए कि 2 साल पहले अरहर की दाल अगर 60 रुपए किलो थी और आज 200 रुपए किलो या 150 रुपए किलो खरीदी जा रही है। उसके बाद बेरोजगारी की बात करें, बहुत सारी चीजें। आपको क्या जरूरत थी कि बीच में जीडीपी लेकर के आते हैं और आप कहते हैं कि जीडीपी रेट हमारा बढ़ गया, और दूसरे दिन गैस की कीमत बढ़ रही है। तो ये चीजें जो हैं, वो न सिर्फ नोटबंदी, ये तमाम चीजें आएंगी सामने। तो भारत जी, सबसे मजेदार तथ्य ये है कि अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, किसके सर पर ताज सजने वाला है, और किसकी होली केसरिया मनने वाली है, किसकी हरी मनने वाली है, किसकी गुलाबी या किसकी लाल मनने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि 11 के बाद 13 को होली है, तो होली 11 से ही शुरू होने वाली है। तो हम लोग भी 11 का इंतजार कर रहे हैं। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।